नमस्कार कृषि साथियों, आज हम एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ में शुरू कर रहे हैं खरपतवार यानी वीड्स। सबसे पहले जानेंगे खरपतवार का मतलब क्या होता है। तो ऐसे अवांछित व अनावश्यक पादप जो फसलों के साथ में उगकर फसल उपज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो ऐसे पादप जो फसलों के साथ उगकर उनकी उपज को कम कर देते हैं, साथ ही किसान इन पादपों की बुआई नहीं करता है, बुआई नहीं करता है, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब देखो, अपने भारत में खरपतवारों से संबंधित कार्य पर रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसे अपन बोलते हैं भारतीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। यह आपके स्थित है जबलपुर में, और जबलपुर कहां पे पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश यानी एमपी। अब देखो, खरपतवार जो शब्द है यानी ये जो वीड वाला शब्द है, ये शब्द जो प्रथम दिया किसने दिया, तो खरपतवार जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जेथ्रो टूल ने। किसने किया था भाई, जेथ्रो टूल ने कहा था। यह वही जेथ्रो टूल है जिसने भूपरिष्करण या टिलेज, भूपरिष्करण या टिलेज का क्या किया था, जनक माना जाता है। अर्थात इसी वह वही जेथ्रो टूल है जिसने खरपतवार और जो भूपरिष्करण है उस भूपरिष्करण दोनों का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो खरपतवार जो होते हैं वो फसलों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे पहले यानी खरपतवार जो है फसलों की अपेक्षा अधिक बीज उत्पादन करते हैं। खरपतवार फसलों की अपेक्षा अधिक बीज उत्पादन करते हैं। अधिक बीज उत्पादन करने का तात्पर्य है कि फसल का पौधा अपने जीवन काल में जितने बीजों का उत्पादन करेगा उससे कई गुना ज्यादा खरपतवार के बीज अपने एक पौधा जो है अपने पूरे जीवन काल में क्या कर देता है, उत्पादन कर देता है। कहने का मतलब यह है, अगर दोनों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो खरपतवारों की बीज उत्पादन की जो क्षमता है फसलों के बीज उत्पादन की क्षमता से कई गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, जंगली चौलाई। वैसे ये खरपतवार एक खरीफ का खरपतवार है। ये अपने जीवन काल में लगभग 1,96,000 बीजों का क्या करता है, उत्पादन करता है। ध्यान रखना, 1,96,000 बीजों का उत्पादन कौन करता है, जंगली चौलाई करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी इसके बाद में मकोई, एक खरपतवार की नाम सुना होगा आपने, मकोई के बारे में। तो जो मकोई होता है यह लगभग आपके 1,75,000 के आसपास में क्या करता है, बीजों का उत्पादन करता है। अगर मैं बात करूं बथुआ की, चिनोपोडियम एल्बम, ये आपका जो खरपतवार है ये रबी का खरपतवार है और ये लगभग 72,000 के आसपास क्या करता है, बीजों का उत्पादन करता है। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा फलेरिस माइनर। फलेरिस
माइनर, यह इसका बोटनिकल नेम है, यानी ये गेहूं के साथ में उगता है और आम भाषा में इसको गेहूंसा कहा जाता है, गेहूंसा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मंडूसी भी है, और अगर मैं तीसरे नाम की बात करूं तो गेहूं का मामा भी इसे ही कहा जाता है। और अगर मैं इसका चौथा नाम बात करूं तो गुल्ली डंडा। ध्यान रखें भाई, ये सभी नाम इसी फलरिस माइनर के हैं। गुल्ली डंडा यानी ये सभी आप फलरिस माइनर के उपनाम है। बाई चांस एग्जाम में अगर कोई गेहूंसे के बारे में पूछे, मंडूसी के बारे में पूछे, गेहूं का मामा के बारे में पूछे, या फिर गुल्ली डंडे के बारे में पूछे, तो इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और ये गेहूं के साथ में उगता है, और गेहूं एक रबी की फसल है, अर्थात ये रबी का खरपतवार है। अगर इसका खरपतवार का प्रकार आपसे पूछे तो आप इसका प्रकार बताओगे, यानी ये जो है नकलची खरपतवार है या अनुकारी खरपतवार। और नकलची और अनुकारी खरपतवारों का मतलब ये होता है, ये बाह्य आकार से फसलों के साथ में इतने मिलते जुलते होते हैं कि इनकी अलग से पहचान कर पाना किसान के लिए बड़ा कठिन काम होता है। ठीक है, अब देखो ये लगभग 10,000 बीजों का क्या करता है, उत्पादन करता है। ध्यान रखें भाई, तो बीजों का अगर मैं बात करूं उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या करते हैं, उत्पादन ज्यादा करते हैं। दूसरा इसका जो विशेषता आएगी वो ये विशेषता आएगी, यानी खरपतवारों के बीजों की जो जीवन क्षमता होती है वो क्या होती है, वैलिडिटी फसलों की अपेक्षा क्या होती है, कई गुना ज्यादा होती है। और वो उन दोनों में सबसे अग्रणी कौन सा आएगा, जंगली चोले आएगा, यानी इसके बीज 50 वर्षों तक क्या रहते हैं, मृदा के अंदर जीवित रह जाएंगे। अर्थात आप कह सकते हो यह ऐसे खरपतवार हैं जो लंबे समय तक जीवित रह जाएंगे। जो ही उनको अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होगी ये क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, अर्थात इनका जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी बात आती है खरपतवार की विशेषताओं से संबंधित। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो मतलब मिलते जुलते तो होते हैं, उनके बीज के ऊपर सुरक्षात्मक कवच पाया जाता है। जैसे गोखरू नाम का एक खरपतवार होता है जिसके ऊपर कांटे पाए जाते हैं, नुकीले कांटे, जिस कारण से पशु भी उनके पास में जाना नहीं चाहता है। और ऐसे जो खरपतवार है वो अपने स्वयं क्या कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। इसके आधार पर चौथा बिंदु आपके यह हो जाएगा, जो खरपतवार होते हैं ये फसलों की अपेक्षा अधिक जल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ये ऐसे खरपतवार हैं जो फसलों की अपेक्षा पोषक तत्व और फसलों की अपेक्षा ये जो पानी है, अपना जल है, ये भी क्या करते हैं, ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो अब मैं आगे की बात करता हूं, यानी ये तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। अगर बात करें खरपतवार विस्तार की, तो खरपतवारों का विस्तार का मतलब ये होता है कि खरपतवार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी बात है खरपतवार सबसे देखो वायु के साथ में भी क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। दूसरी बात आती है जल के साथ में, पानी के साथ में भी ये क्या होते हैं भाई, बहकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तीसरी बात होती है पशु पक्षियों के माध्यम से, तो पशु पक्षी भी क्या करते हैं, कुछ खरपतवारों को अपना आहार बनाते हैं, जिस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर खरपतवार आसानी से पहुंच जाते हैं। और चौथा पहुंचता है यंत्रों के कारण। तो यंत्र जो होते हैं, यानी जिन फसलों को निकालने के लिए, यानी कटाई है, मड़ाई है, वो सही है, इनके लिए जो भी यंत्र अपन प्रयोग में लाते हैं उन यंत्रों के साथ में भी ये क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं। तो ध्यान रखें भाई, ये तो था खरपतवारों का विस्तार। अब अपन आगे बढ़ते हैं, खरपतवारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला जो खरपतवारों का वर्गीकरण है वो किया गया है जीवन अवधि के आधार पर। जीवन अवधि के आधार पर, जीवन अवधि का तात्पर्य है कौन सा खरपतवार है, कितने समय तक उसकी क्षमता होती है, जीवित रह सकता है, उसकी मतलब जो वैलिडिटी है वो कितने दिनों की होती है। तो इन खरपतवारों को सबसे पहले ध्यान रखें भाई, 1 वर्षीय, सबसे पहले क्या है, 1 वर्षीय खरपतवार। उसके बाद में आपके आएगा इधर द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, और इधर आपके आएगा बहुवर्षीय खरपतवार। ध्यान रखें भाई, 3 प्रकार से मुख्य डिवाइडेशन कहा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब 1 वर्षीय खरपतवार को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, रबी के खरपतवार और खरीफ के
खरीफ के खरपतवार। अगर द्विवर्षीय की बात करें तो अभी बात करेंगे, और बहुवर्षीय को पुणे दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। किस भागों में? एक तो आपके काष्ठीय और एक आपके क्या है, शाखीय। अब देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं रबी यानी एक वर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जिनकी जो अवधि होती है 1 वर्ष या इससे कम अवधि में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें तो अपन क्या बोलते हैं, एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। और इनको पूरे दो भागों में डिवाइड किया गया है, रबी और खरीफ। इधर बात करते हैं द्विवर्षीय की, तो द्विवर्षीय का मतलब होता है ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष या इससे कम अवधि में क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इनमें यानी प्रथम वर्ष तो ये खरपतवार क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक ग्रोथ करते हैं, और दूसरे वर्ष ये क्या करते हैं, बीजों का उत्पादन करते हैं। तो समझना है इसका एग्जांपल के तौर पर आपको एक तो जंगली गोभी, और एक है आपके, ध्यान रखें भाई, जंगली गोभी जो है वो द्विवर्षीय खरपतवारों के अंतर्गत आएगा, और एक आएगा आपके गाजर घास। पार्थेनियम, ये जो है आपके, ये दोनों द्विवर्षीय खरपतवार है। और अगर मैं बहुवर्षीय की बात करूं तो ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कई वर्षों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय। और बहुवर्षीय को पुणे दो भागों में बोले तो काष्ठीय। काष्ठीय का मतलब होता है जिन खरपतवारों का तना क्या होता है, कठोर होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, काष्ठीय खरपतवार। उदाहरण के तौर पर एक ही मिलेगा आपको जड़बेरी, और जड़बेरी का बोटनिकल नेम जो होता है वो होता है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। जिजीफस रोटेंडिफोलिया, इसे देसी बेर के नाम से भी जाना जाता है, और अपने राजस्थान की स्थानीय जो भाषा है उसमें इसको पाले के नाम से भी जानते हैं। एक पाला जो शीतकाल में पड़ता है वो अलग चीज होती है, क्योंकि उसमें जो शीतकाल का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब वो पौधों की पत्तियों पर जमी जलवाष्प बर्फ के रूप में तब्दील हो जाती है, वो तो होता है पाला। ठीक है, उसे तुषार के नाम से भी जानते हैं। ये अपने स्थानीय भाषा का वर्ड है पाला, जिसे कहने का मतलब ये होता है जो इनकी पत्तियां होती है पशु चारे के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। अगर मैं शाखीय की बात करूं तो इसमें जैसे मोथा खरपतवार है, और अगर मैं बात करूं दूब घास की तो दूब घास जो है वो भी एक इस प्रकार का खरपतवार है, शाखीय खरपतवार है, क्योंकि इन खरपतवारों का तना और पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, शाखीय। या फिर उदाहरण के तौर पर मोथा हो गया और दूब घास हो गया। ठीक है, ध्यान रखें भाई, साइप्रस रोटेंडस जिसे मोथा कहते हैं। अब देखो इधर आते हैं वापस, अपना जो कौन सा खरपतवार है, अपना इधर खरपतवार है रबी का खरपतवार। तो रबी की फसलों के साथ में जो जीवन चक्र पूरा करेंगे वो क्या कहलाएंगे, रबी के खरपतवार कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे देखो बथुआ है, बथुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कृष्णनील, ठीक है, प्याजी, ठीक है। देखो बथुआ, कृष्णनील, प्याजी, ये क्या है, रबी के खरपतवार है। गेहूं भी एक प्रकार से गेहूं की फसल के साथ में उगता है, तो कौन सा खरपतवार हो गया, रबी का खरपतवार हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो इस प्रकार से ये तो क्या है, रबी के खरपतवारों के एग्जाम्पल है। अगर बात करें खरीफ के खरपतवारों की, तो खरीफ के जो खरपतवार है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर अभी मैंने आपको बताया था, खरीफ में देखो एक तो आपका आएगा जैसे जंगली चौलाई, ठीक है, जंगली धान, ठीक है, मकोई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा हिरनपुरी, ये सभी क्या है आपके खरीफ के खरपतवार है। तो ये तो था इनका क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, जीवन चक्र या जीवन अवधि के आधार पर। तो इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, और एक वर्ष को पुणे 2 भाग है, रबी और खरीफ, और इधर बहुवर्षीय के भी पुणे 2 भाग है, काष्ठीय और शाखीय खरपतवार। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो किया था बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। किसके आधार पर किया था भाई, बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। 2 ही प्रकार है, एक पर बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीज पत्रों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण तो 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और इसका जो दूसरा भाग है द्विबीजपत्री।
द्विबीजपत्री, ध्यान रखेंगे, दो ही खरपतवार है, ठीक है। एक बीजपत्री में जैसे उदाहरण के तौर पर गहुंसा एक बीजपत्री खरपतवार है। उदाहरण क्या होगा इसका, एग्जाम्पल मतलब पहले डेफिनेशन देखो, ऐसे खरपतवारों के बीज जिनको दो समान टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता वो एक बीजपत्री, और जिनको दो समान टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, द्विबीजपत्री। तो गहुंसा एक बीजपत्री है, जंगली जई जो है वो भी क्या है, एक बीजपत्री है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अलावा एक बीजपत्रियों की ओर, तो मोथा भी एक बीजपत्री है, ठीक है। दूब घास भी क्या है, एक बीजपत्री है। ये सभी क्या है, एक बीजपत्री। इधर जैसे अभी हमने बात की थी बथुआ, जंगली चोलाई, कृष्ण नील, ये सभी क्या है, द्विबीजपत्री है, क्योंकि इनके जो इधर मकरा भी एक बीजपत्री है। अगर हम बात करें इनके बीजों को दो समान भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड यानी विभाजित किया जा सकता है। अब तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो वर्गीकरण है वो है फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। ध्यान रखें भाई, फसल के साथ में उनका संबंध कैसा है, संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो फसल का संबंध के आधार पर अगर बात करें अपन, निरपेक्ष खरपतवार सबसे पहले आता है। और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ऐसे खरपतवार जो फसलों के साथ में उग करके उनकी उपज को कम कर देते हैं या उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वे सभी एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय जो खरपतवार है वो किसके उदाहरण होंगे, निरपेक्ष के, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल, एक वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय, ये सभी जो खरपतवार है वो क्या है आपके, ये सभी मतलब आपको निरपेक्ष खरपतवारों के अंतर्गत मिलेंगे। अर्थात जैसे अभी मैंने नाम लिया था मकड़ा वगैरह जो भी है, जंगली चोलाई है, कृष्ण नील है, बथुआ है, गहुंसा है, ये सभी क्या करते हैं, निरपेक्ष के अंतर्गत आते हैं एक प्रकार से। अगर बात करें अपन इनके फसल संबंध के आधार पर। दूसरा आता है सापेक्ष, और सापेक्ष का मतलब ध्यान रखना साथ साथ वृद्धि करने वाले, अर्थात इसमें आपको ऐसे मिलेंगे खरपतवार जिनकी किसान बुआई नहीं करता है और वो किसान के खेत में स्वयं उग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर गेहूं के खेत में कोई सरसों का पौधा उगा हुआ है तो वो सापेक्ष खरपतवार है। अगर सरसों के खेत में कोई चना भी उग गया तो भी वो सापेक्ष खरपतवार है। और अगर आपके चने के खेत में मटर हो गया या फिर चने के खेत में कोई दूसरा पौधा उग गया उसी समय का, उसी ऋतु का, तो आप उसे क्या कहोगे, सापेक्ष खरपतवार कहोगे। उदाहरण के तौर पर बता देता हूं आपको, जैसे किसी खेत में ध्यान रखें भाई, किसी खेत में अन्य फसल के पौधों का उगना, अन्य फसल के पौधों का उगना क्या कहलाता है, सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। क्योंकि अन्य फसल ही तो है, गेहूं के खेत में चना होगा तो गेहूं भी फसल है, चना भी क्या है, फसल है, लेकिन अन्य फसल है, दूसरी फसल है वो ही तो हमने गेहूं की थी, उग क्या रहा है, उग रहा है आपके चना। तो इस प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए रोगिंग की क्रिया की जाती है। क्या की जाती है, रोगिंग की क्रिया। और रोगिंग क्रिया क्या होती है मैं बता देता हूं, मतलब अन्य किस्म के पौधों को उखाड़कर बाहर निकालना, ये क्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। अन्य किस्म के पौधों को उखाड़ना, अन्य किस्म के पौधों को उखाड़ना, ये क्रिया कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। तो ठीक है, समझ गए। सरसों के खेत में उदाहरण के तौर पर चना का उगना, सरसों के खेत में चना, मटर भी उग सकता है, सरसों भी उग सकती है, ये सभी क्या है भाई, सापेक्ष खरपतवार है, ठीक है, ध्यान रखें। अब मैं अगर बात करूं इसके बाद में, सापेक्ष के बाद में आता है नकलची खरपतवार। तो नकलची खरपतवारों की बात करें, अभी हमने चर्चा की थी, जो बाह्य आकार की दृष्टि से इतने फसलों के साथ में मिलते जुलते होते हैं कि किसान उनकी पहचान नहीं कर पाता है। तीसरा क्या था, नकलची, जिसे अपन क्या कहते हैं, अनुकारी। तो फसल के साथ में ज्यादा मिलने जुलते होने के कारण किसान इनकी पहचान नहीं कर पाता। तो मैं बात यहाँ पे करता हूं आपसे, यानी जैसे गेहूं के खेत में गेहूंसा का उगना, गेहूं के खेत में गेहूंसा का उगना, गेहूं के खेत में गेहूंसा उगना। दूसरा एग्जाम्पल, धान के खेत में क्या उगना भाई,
धान के खेत में सांवा का उगना, ये दोनों ही किसके उदाहरण है? ये आपके उदाहरण है नकलची खरपतवारों के। और इस प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो आप रासायनिक विधियों के द्वारा यानी शाकनाशियों का प्रयोग करके भी कर सकते हो और जैविक विधियों के द्वारा यानी हाथ से उखाड़ करके कर सकते हो। तो हाथ से उखाड़ना भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूँ चौथा जो है परजीवी खरपतवार। ध्यान रखें भाई, परजीवी का मतलब क्या होता है? तो ऐसे खरपतवार जो पोषण की दृष्टि से किसी दूसरे पौधे पर यानी फसल के पौधों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? परजीवी खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो परजीवी जो खरपतवार है उनकी मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले देखो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अमरबेल। बहुत बार आपने नाम सुना होगा अमरबेल के बारे में। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आपको मिलेगा स्ट्राइगा, और अब अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आपको मिलेगा ओरोबेंकी। ये तीनों ही क्या है? एक किसी न किसी के परजीवी खरपतवार है। उदाहरण के तौर पर अमरबेल जो है रिजगे का परजीवी खरपतवार है, स्ट्राइगा आपके बाजरे का परजीवी खरपतवार है, और ओरोबेंकी आपके टोबैको यानी तंबाकू का क्या है? परजीवी खरपतवार। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए अमरबेल रिजगे का किस प्रकार का खरपतवार नासी है, सॉरी परजीवी खरपतवार है, तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी या पूर्ण जड़ परजीवी। तो ध्यान रखना रिजगे का जो है ये आपके पूर्ण सा मतलब खरपतवार है, ये है आपके पूर्ण तना परजीवी। किस प्रकार का है भाई? पूर्ण तना परजीवी। ध्यान रखना इस बात का विषय। और अगर मैं बात करूं बाजरे का, जो स्ट्राइगा है, ये स्ट्राइगा आपके अर्ध जड़ परजीवी है। कैसा है? अर्ध जड़ परजीवी। विशेष ध्यान रखना भाई, अर्ध जड़ परजीवी। और अगर मैं बात करूं ओरोबेंकी तो यह है आपके पूर्ण जड़ परजीवी। किस प्रकार का है भाई? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इनके कुछ उपनाम है। अमरबेल को डोडर के नाम से भी जाना जाता है, डोडर बेल के नाम से भी जानते हैं। ये सभी इसकी स्थानीय नाम है। स्ट्राइगा को रुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, रुकड़ी। ध्यान रखें भी ये विशेष स्थानीय नाम है, अपने क्षेत्रों के आधार पर प्रचलित नाम। इसको डोडर बेल और इसको अपन क्या बोलते हैं? रुकड़ी के नाम से जानते हैं। किसानों के ये जो काफी प्रचलित नाम भी है, और हम इसको किताबी भाषा के अंदर अमरबेल वगैरह, इसको स्ट्राइगा और इसको ओरोबेंकी के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला जो डिवाइडेशन है, वो जो प्रकार है, वो है आपके विशेष जलवायु के खरपतवार। और विशेष जलवायु के खरपतवारों में आता है कासनी का नंबर। किसका आता है? कासनी का। विशेष जलवायु, विशेष जलवायु मतलब इसमें ऐसे खरपतवार मिलते हैं आपको जिनको मतलब प्रजनन के लिए, वृद्धि के लिए, बीज उत्पादन के लिए एक विशेष जलवायु की जरूरत होती है, वे कहलाते हैं विशेष जलवायु के खरपतवार। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मिलेगा जैसे कासनी खरपतवार को, किस खरपतवार को की जरूरत होती है? ठंडी और नम जलवायु में ये अपनी क्या करता है? वृद्धि करता है। अर्थात इस जलवायु के ये अकॉर्डिंग अच्छी ग्रोथ करता है, प्रजनन भी इनमें बहुत अच्छा होता है और बीजों का उत्पादन भी क्या करता है? ये अच्छा करता है। ध्यान रखना भाई, ये तो थे आपके फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब अगर मैं बात करूं खरपतवारों का जो नियंत्रण है या फिर खरपतवारों का जो बात करें लाभ क्या है, तो देखो खरपतवारों की हानियां भी ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। खरपतवारों की हानि की बात करें अपन, हानि तो खरपतवारों से हानि कितनी होती है? फसलों को खरपतवारों से 30 से 35% क्या होती है? हानि होती है। और अगर बात करूं मैं कीटों से, तो कीटों से आपको मतलब फसलों को हानि होती है लगभग 26%। और अगर मैं रोगों की बात करूं तो रोगों से फसलों को हानि होती है 20%। ध्यान रखें भाई, ये आपको अनुपात ध्यान रहना चाहिए, यानी खरपतवारों से 30 से 35% हानि, और अगर बात करूं कीटों से तो 26% हानि, और अगर बात करूं रोगों से डिजीज यानी इनसे हानि होती है 20%। तो विशेष ध्यान रखें, कई बार पूछा भी जाता है खरपतवारों से फसलों में कितने प्रतिशत हानि होती है, तो कितने प्रतिशत होती है? लगभग आपके 30 से 35% होती है। इसी के साथ इसकी विशेष फोकस करें भाई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो लाभ है या इसके जो कुछ उपयोग है मैं बात कर लेता हूं। यानी अगर मैं बात करूं हानियों की, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, जैसे पार्थेनियम गाजर घास के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जिक प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? एलर्जिक प्रभाव, यानी चर्म रोग हो जाता है। ठीक है। और अगर सत्यानाशी के बीज सरसों की फसल के साथ में मिल जाते हैं तो मनुष्य में एक ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है।
जो बीमारी सरसों के तेल में टॉक्सिन यानी जहरीला प्रभाव छोड़ता है और जिस वजह से ड्रॉप्सिन नामक बीमारी होती है। ध्यान रखिए भाई। और अगर मैं बात करूं हुल, हुल नाम का एक खरपतवार होता है, हुल, हुल, ये लाभों में आएगा। वैसे अगर बरू घास है, बरू घास जिसका नाम बराड़ी के नाम से जाना करा, बरू घास, ये क्या करता है, अगर कल्ले फूटते समय इसको पशु चर लेता है, कल्ले फूटते समय, तो इसमें यानी पशु के आहार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जहरीला प्रभाव पड़ेगा। विशेष ध्यान रखना, बरू घास को कभी भी पशुओं को कल्ले फूटते समय नहीं चरने देना चाहिए। जिस प्रकार कच्ची ज्वार में धुरीन नाम का एक तत्व पाया जाता है और जिसमें HCN नामक अम्ल पाया जाता है और जिसकी सूक्ष्मतम मात्रा जो होती है पशुओं को मार सकती है। इसी कारण इसमें भी इस प्रकार का क्या पाया जाता है, एल्कलाइड्स पाया जाता है जो जहरीला प्रभाव छोड़ता है। अतः ये तो थी अपनी कुछ हानियां थी। और भी जैसे खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और वायु के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ खरपतवारों के नियंत्रण की अगर अपन बात करें, जैसे भौतिक नियंत्रण की मैं अगर बात करूं, भौतिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, तो भौतिक नियंत्रण बहुत ही आसान नियंत्रण है। सबसे पहला है हाथ से उखाड़ना, हाथ से उखाड़ना, लेकिन यह नियंत्रण छोटे क्षेत्रों में ही संभव हो पाएगा। बड़े क्षेत्रों में अगर हाथ से उखाड़ने के लिए कह दिया जाए तो खरपतवारों को नहीं निकाल पाओगे। अगर दूसरी बात करें निराई गुड़ाई करना, निराई और गुड़ाई करना, निराई और गुड़ाई में भी अंतर होता है। निराई का मतलब होता है खेत से खरपतवारों के पौधों को चुन चुन करके निकालना, तो निराई कहलाता है। और गुड़ाई में अपन क्या करते हैं, किसी यंत्र के द्वारा ऊपर की मिट्टी की पपड़ी को तोड़ा जाता है, ये क्रिया गुड़ाई कहलाती है। अब अगर मैं बात करूं, कोई खेत मान लीजिए शुष्क है, अगर आप उसमें क्या कर दोगे, जल भराव कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो कम पानी चाहने वाले खरपतवार हैं उनका समूल नाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं जलाना, यानी आप खरपतवारों को इकट्ठा करके जला भी सकते हो, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, आपके भौतिक नियंत्रण हो जाएगा। अब अगर बात करें पांचवें के रूप में लास्ट है पलवार, जिसका नाम मल्चिंग के नाम से जाना गया। और पलवार का मतलब होता है खेत के जो ऊपरी परत होती है उसको घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियां, फसल अवशेषों से इस प्रकार से ढका जाता है कि उसमें बिल्कुल ही सूर्य का प्रकाश बाधित हो जाए और अधिक ताप के कारण और सूर्य के प्रकाश के बाधित होने के कारण कुछ खरपतवार जो होंगे उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो हरे पादप जो होते हैं वो पत्तियां कैसी पड़ जाती है, पीली पत्तियां पड़ जाती है और उनका विकास रुक जाता है और अंततः वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो था आपका भौतिक नियंत्रण। और इसी के साथ में जैविक नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैविक नियंत्रण से। तो जैविक जो नियंत्रण है, ज्यादा बड़ा नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये नियंत्रण मित्र कीटों के द्वारा करवाया जाता है। जैविक नियंत्रण आने वाले टिकाऊ खेती के लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन अभी एक सीमित क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखो जैविक नियंत्रण लेंटाना कैमरा, नाम सुना होगा आपने, लेंटाना कैमरा। ये जो लेंटाना कैमरा नाम का खरपतवार है, इस खरपतवार का नियंत्रण सबसे पहले यानी कहां पे किया गया था, खरपतवार का विश्व में सर्वप्रथम नियंत्रण, ध्यान रखना भाई, नियंत्रण जो है 1902 ईस्वी में हवाई द्वीप पर, ध्यान रखें, हवाई द्वीप पर 1902 में हवाई द्वीप पर क्रोसीडोसिमा, ध्यान रखना, क्रोसीडोसिमा लेंटाना मित्र कीट के द्वारा किया गया, लेंटाना मित्र कीट के द्वारा किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी लेंटाना कैमरा एक खरपतवार है जो विशेषकर जो उद्यान होते हैं उनमें सजावट के तौर पर काम में लिया जाता है। तो इस खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए विश्व में सर्वप्रथम 1902 में किया गया था जैविक नियंत्रण हवाई द्वीप पर। और कौन सा कीट काम में लिया, क्रोसीडोसिमा लेंटाना कीट काम में लिया था। ठीक है, अब मैं बात करूं भारत में इसी पौधे का नियंत्रण 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। ध्यान रखें भाई, भारत ने इसका नियंत्रण कब किया था, मित्र कीट के माध्यम से 1921 में। लेकिन विश्व में यह कब हो गया था, 1902 में शुरुआत होगी, लेकिन भारत तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा इसको क्या लगा था,
समय लगा था। अब 1921 की बात करते हैं अपन, तो कुछ मैं मित्र कीटों के यहाँ पे नाम लिखता हूँ और उनके आयातित देश भी लिख देता हूँ, यानी कौन सा मित्र कीट कहां से आया हुआ है, तो विशेष ध्यान करें, इसको नोटेट कर लेना। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं कीटों के नाम लिख देता हूं, लेंटाना केमरा, ठीक है। और ये जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, मित्र कीट, और इधर लिख रहा हूं आयातित देश, आयातित देश यानी किस देश से आए हुए हैं। तो लेंटाना जो केमरा है इसका क्रोसिडोसिमा के साथ में, क्रोसिडोसिमा लेंटाना कब किया, 1921 में, विश्व में 1902 में, यहाँ पर 1921 में किया था। और ये कीट कहां से लाया गया था, भारत में मैक्सिको से लाया गया था। कहां से लाया गया था, मैक्सिको से। दूसरा खरपतवार का नाम है आपके, दूसरा खरपतवार है आपके जाइकोग्रामा, जाइकोग्रामा बाइकरलाटा, बाइकरलाटा। ये जो खरपतवार है इसका नियंत्रण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इसका नियंत्रण विशेष ध्यान रखें भाई, जाइकोग्रामा जो बाइकरलाटा है ये एक प्रकार का कीट है, विशेषकर मित्र कीट है, सॉरी इसको यहां लिख रहा था। और इधर घास आ जाएगा, गाजर घास, कौन सा आएगा, गाजर घास, गाजर घास जाइकोग्रामा बाइकरलाटा। ये भी कहां से आया था, मेक्सिको से ही आया था। ध्यान रखें भाई, ये मेक्सिको से लाया गया था, लेंटाना केमरा के बाद में लाया गया था। अब मैं आगे की बात करूं, अगर तीसरा कीट है नियोक्टिना ब्रूची, जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हो नियोक्टिना, नियोक्टिना ब्रूची। तो ये जो है जलकुंभी, ये जलकुंभी यानी जलीय खरपतवार है। जलकुंभी क्या है भाई, जलीय खरपतवार है। इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। और ये कहां से आया था, ये यूएसए से आया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगर अपन नागफनी की बात करें, लास्ट अपने पास में नागफनी बची है, तो नागफनी का ये जो आयातित है ये आया था आपके श्रीलंका से। कहां से लाया गया था, श्रीलंका से। यानी मित्र कीट को, नागफनी को नष्ट करने के लिए कौन से मित्र कीट को लाया गया था, सॉरी कहां से लाया गया था, तो श्रीलंका से लाया गया था। नागफनी एक मरुस्थलीय खरपतवार है, ध्यान रखें भाई, मरुस्थलीय खरपतवार। तो इसी के साथ में इस वीडियो में अपन आज यही जैविक नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो रासायनिक नियंत्रण है वो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों को देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है निकट भविष्य में जल्दी अपलोड किया जाएगा, तब तक इंतजार करें और देखना ना भूलें भाई, ठीक है। और बार बार आपके सामने गुजारिश करने की आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब और लाइक करने की